हेलो दोस्तों, आदि एजुकेशनल हब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल में हम पहले ही मैथ्स और रीजनिंग की बहुत सी वीडियोस ला चुके हैं और अब हमने इसमें हिस्ट्री स्टार्ट कर दी है और इतिहास को हम एक नए तरीके से पढ़ रहे हैं। इसमें हम टाइमलाइन को बनाते हुए पढ़ रहे हैं ताकि हमें किसी भी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो दोस्तों, इस क्रम में हम 2 क्लासेस पहले ला चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी हो तो मैं उसकी लिंक आपको दे दूँगा। आई बटन में भी आपको मिल जाएगी और लास्ट इस वीडियो के लास्ट में भी मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाके उनको देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें हम देख चुके हैं कि कैसे पुरापाषाण काल के समय मानव जाति का उदय हुआ, फिर कैसे उन्होंने पत्थरों का इस्तेमाल करना शुरू किया, फिर हम आ गए एक सिविलाइज्ड जनरेशन यानी हड़प्पा संस्कृति में। उसके बाद हमने ऋग्वैदिक काल को पढ़ा, उत्तर वैदिक काल को पढ़ा और उत्तर वैदिक काल के अंत में यानी 600 बीसी के अंत में 600 ईसा पूर्व जब हम आ जाते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ महाजनपद बन चुकी थी। यानी टोटल 16 महाजनपद बन चुकी थी और उसमें सबसे जरूरी जो थी वो थी मगध महाजनपद। तो हमने उसके बारे में भी पढ़ लिया था। उसमें भी हमने पढ़ा था किसका, मौर्य वंश की शुरुआत हमने पढ़ ली थी 321 बीसी के आसपास, कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य धदानंद को हराकर वहां पे मौर्य काल की स्थापना करते हैं और इसमें उनका सपोर्ट कौन करता है, चाणक्य उनकी सहायता करते हैं। फिर हमने देखा था कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद फिर बिंदुसार आते हैं, फिर अशोक आते हैं और अशोक के शासनकाल तक ये कंडीशन हो चुकी थी कि जो 16 महाजनपद थी उसमें से एक या दो महाजनपद को छोड़ के 14-15 महाजनपद अब तक मौर्य काल में मौर्य शासन काल में जुड़ चुकी थी। यानी अशोक के आते आते तक 14 महाजनपद को वो जीत चुके थे। अब क्योंकि सारी महाजनपद जो है वो जुड़ चुकी हैं, ठीक है, मौर्य शासन शासक जो थे उनके अंडर में आ चुकी हैं, तो अब क्या है, कोई क्योंकि आपका विरोधी नहीं है तो ना कोई युद्ध हो रहा है ना कुछ हो रहा है और शासनकाल अच्छे तरीके से चलता रहता है। लेकिन इसमें बदलाव आता है और वो बदलाव कब आता है, जब इस्लाम की एंट्री होती है। जब भारत में इस्लाम की एंट्री होती है तब इसमें कुछ बदलाव आते हैं, फिर नए नए शासक आते जाते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे इस्लाम की एंट्री होती है, कब होती है और उसके बाद कौन कौन से शासक यहाँ पे आते हैं शासन करने। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भारत में इस्लाम की एंट्री होती कहाँ से है, या जो दूसरे जगह से लोग आते हैं वो कहाँ से इंडिया में आते हैं। तो देखो, हम देखें अगर तो कुछ इस तरीके से है भारत का नक्शा, जिसमें 3 जगह से वो पानी से घिरा हुआ है और ऊपर के साइड क्या है, हिमालय। ठीक है, तो उस समय ये कंडीशन थी कि ना आप समुद्र के रास्ते आ सकते थे क्योंकि इतने बड़े बड़े जहाज होते ही नहीं थे, और ना आप हवा में आ सकते थे। जब जहाज नहीं थे तो हेलीकॉप्टर जैसी चीजें कहाँ पे होंगी उस समय पे, ठीक है ना। तो आपको आना कैसे पड़ेगा, आपको बाई रोड ही आना पड़ेगा, मतलब आपको चल के ही आना पड़ेगा। आप भाई घुड़सवारी करके आएंगे या पैदल आएंगे, लेकिन आना आपको बाई रोड ही पड़ेगा। तो ऐसे आना तो मुमकिन नहीं था क्योंकि 3 जगह से समुद्र है और चौथी जगह जो बची वहां पे क्या है, हिमालय की ऊंची ऊंची पहाड़ियां। तो क्या होता है, जब भी 2 पहाड़ होते हैं तो आपने देखा होगा उन 2 पहाड़ों के बीच में एक छोटा सा स्पेस होता है, एक बिल्कुल समान सपाट समतल जगह होती है जिसको हम दर्रा बोलते हैं। ठीक है, दर्रे क्या होते हैं, 2 पहाड़ों के बीच की जो जगह होती है, जो नाली नुमा स्पेस होता है, उसको हम बोलते हैं दर्रा। तो ऐसे ही हिमालय में एक पर्वत श्रृंखला है जिसको हम बोलते हैं हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला। ठीक है ना, ये रहा, ये पूरी जो है वो हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला है। और उसमें ये आप देख पा रहे होंगे एक दर्रा है जिसको हम बोलते हैं खाइबर दर्रा। ये एक सबसे लोकप्रिय जगह रही उस समय पे, जहां से जो इस्लाम है या कोई और जो लोग भारत में आते हैं तो वो इस रास्ते का यूज करके भारत में प्रवेश करते हैं। कहाँ से, हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला में जो खाइबर दर्रा है वहां से वो प्रवेश करते हैं। ठीक है ना, तो जब भारत में इस्लाम की एंट्री होती है तो वो भी कहाँ से होती है, इसी रास्ते से होती है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि इस्लाम की सबसे पहली शुरुआत कब होती है। तो लगभग 711 एडी में, यानी 711 ईस्वी में पहली बार भारत में इस्लाम की एंट्री होती है। कौन आता है, अरब से सिंध लोग आते हैं। ठीक है, 2 भाई आते हैं, अब्दुल्ला और बुंदेला, जिसको मशहूर हलाज नाम का व्यक्ति भेजता है।
ठीक है ना। सबसे पहले कौन आते हैं, अब्दुल्ला और बुंदेला आते हैं, जो लगभग 711 ईस्वी में आते हैं। और इनको भेजता कौन है, मसूर हलाज नाम के व्यक्ति। लेकिन वो जब भारत आते हैं तो कुछ खास यहाँ पे कर नहीं पाते हैं और वो खाली हाथ यहाँ से लौट जाते हैं। फिर उसके जस्ट एक साल बाद यानी 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम भारत आता है और ये क्या करता है, सिंध को जीत लेता है। जो सिंध प्रदेश मौर्य काल में हमने मौर्य शासन में जुड़ जाता है, मौर्य शासक उसे जीत लेते हैं। ठीक है, कौन जीतता है, अशोक उसको जीत लेता है। तो हमने पढ़ा था कि सिंध भी अब जुड़ चुका था, ठीक है ना। उसे वापस कौन ले लेता है, मोहम्मद बिन कासिम उसे जीत लेता है। कब, 712 ईस्वी में। फिर 712 ईस्वी के बाद दोबारा तुर्की लोग आते हैं। 1024 ईस्वी में कौन आता है, मोहम्मद गजनी आता है। आपने सुना होगा मोहम्मद गजनी या मोहम्मद गजनबी इसको बोलते हैं। जब ये भारत आता है तो ये सोमनाथ मंदिर में हमला करता है। ये लगभग टोटल 17 बार सोमनाथ मंदिर में हमला करता है। और उस समय पे यहाँ के राजा कौन होते हैं, भीम प्रथम होते हैं उस समय के राजा। तो मोहम्मद गजनी क्या करता है, सोमनाथ मंदिर पे हमला करता है, यहाँ पे बहुत मारकाट मचाता है, लूट मचाता है और बहुत सा धन लूट के वापस चला जाता है। उसके बाद 1191 में आता है मोहम्मद गौरी। जब मोहम्मद गौरी भारत आता है तो उसका युद्ध होता है किसके साथ, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ। ठीक है ना। मोहम्मद गौरी का पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ युद्ध होता है, जिसे हम बोलते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। ठीक है। इस युद्ध में क्या होता है, मोहम्मद गौरी हार जाता है और पृथ्वीराज चौहान की जीत हो जाती है। अब हार के गम में मोहम्मद गौरी वापस चला जाता है और एक साल तक भटकता रहता है, यही सोचता रहता है कि मैं कैसे हार गया, अब मैं क्या करूं, मैं कैसे जीतूं। ठीक है, यही सब वो सोचता रहता है। और वो 1192 ईस्वी में दोबारा भारत आता है और फिर से मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। अब जब ये 1192 ईस्वी में भारत आता है तो कौन उसको लेके आता है। ठीक है, जब वो एक बार पहले हार चुका है तो ऐसा क्या होता है कि वो एक साल बाद फिर से आता है। तो होता क्या है, जो पृथ्वीराज चौहान का भाई था जयचंद, वो पृथ्वीराज चौहान को धोखा दे देता है। वो मोहम्मद गौरी को ढूंढते हुए उसके पास पहुंचता है और उससे कहता है कि भाई आप दोबारा एक बार फिर से भारत पे हमला करो, इस बार मैं आपका साथ दूंगा। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी 1192 ईस्वी में दोबारा भारत पे हमला करता है और उसका फिर से पृथ्वीराज चौहान के साथ द्वितीय युद्ध होता है, जिसे हम बोलते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध। इस युद्ध का परिणाम ये होता है कि इस युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। ठीक है, हारने के दो मुख्य कारण होते हैं। पहला कारण तो यही होता है कि पृथ्वीराज चौहान का भाई जो है वो जयचंद पृथ्वीराज चौहान को धोखा देके मोहम्मद गौरी के साथ मिल जाता है। और दूसरा कारण ये रहता है कि जब प्रथम युद्ध होता है उस समय पे सारे राजपूत कैसे थे, एक साथ थे। ठीक है ना, जितने भी राजपूत थे भारत में वो सारे के सारे एक साथ मिलके मोहम्मद गौरी का सामना करते हैं। लेकिन जब वो एक बार हार जाता है तो सबको ये लगता है कि भाई मोहम्मद गौरी अब दोबारा नहीं आएगा, तो वो सभी क्या करते हैं, फिर अपना शासन संभालने में लग जाते हैं। और जब एक साल बाद दोबारा मोहम्मद गौरी हमला करता है तो पृथ्वीराज चौहान का साथ देने के लिए कोई दूसरे राजपूत नहीं होते हैं, पृथ्वीराज चौहान अकेले होते हैं। इसी कारण से क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय हार जाते हैं और मोहम्मद गौरी जीत जाता है। अब मोहम्मद गौरी जब जीत जाता है तो वो 1206 तक यहाँ पे रुकता है और उसके बाद वो वापस चला जाता है। लेकिन वापस जाने से पहले वो दिल्ली में एक अपना बंदा एज अ गवर्नर वहां पे बिठाल के जाता है, वो होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो मोहम्मद गौरी का गुलाम होता है। ठीक है ना, उस समय के राजा महाराजा क्या करते थे, अपना एक गुलाम रखते थे, अपने नीचे कुछ गुलाम रखते थे। उन्हीं में से एक गुलाम था कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी दिल्ली का गवर्नर बना के चले जाते कि भाई अब से आप गवर्नर हो, आप यहाँ पे शासन करो। ठीक है, जब वो यहाँ पे गुलाम बना के जाते हैं तो एक नए वंश की, एक नए शासनकाल की स्थापना होती है, जिसे हम बोलते हैं गुलाम वंश या मामलुक काल। ठीक है, इसी को बोला जाता है गुलाम वंश और इसी को मामलुक काल भी बोला जाता है।
तो गुलाम वंश की स्थापना कौन करता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक कौन रहता है? मोहम्मद गौरी का गुलाम रहता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1211 में गुलाम वंश की स्थापना करते हैं, जो 1290 तक चलता है। और इसका रूल क्या रहता है कि भाई अभी गुलाम शासन कर रहा है, इसके बाद उसका गुलाम शासन करेगा, फिर उसका गुलाम शासन करेगा, इस तरीके से वो चलता रहेगा। तो सबसे शुरुआत में स्थापना कौन करता है मामलुक काल की? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक 1211 से लेके 1220 ईस्वी तक यहाँ पे शासनकाल करते हैं और दिल्ली में जो कुतुब मीनार है उसकी नींव रखते हैं। ठीक है ना, क्या रखते हैं? नींव रखते हैं वो। ठीक है ना, बनवाते नहीं है। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करते हैं? सिर्फ नींव रखते हैं। कुतुब मीनार का पूरा काम जो होता है वो 3 अलग अलग राजाओं के जरिए होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद उनका गुलाम आता है शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जो 1220 से 1235 तक शासन करता है। वो फिर कुतुब मीनार का काम आगे बढ़वाता है। और उसके बाद जो अगला राजा आता है जो इस काम को पूरा करता है वो होता है फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक कौन है? जब हम तुगलक काल पढ़ेंगे उसमें आएगा। मतलब ये गुलाम रूल खत्म हो जाता है, उसके बाद फिर कहीं जाके एक तुगलक काल आता है। उस तुगलक काल का एक राजा होता है फिरोज शाह तुगलक, वो कुतुब मीनार का काम पूरा करवाता है। यानी कुतुब मीनार बनवाने में 3 अलग अलग राजाओं ने योगदान दिया था। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर आते हैं शमसुद्दीन इल्तुतमिश और उसके बाद आता है फिरोज शाह तुगलक। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो है वो 1220 से 1235 तक शासन करते हैं। इल्तुतमिश के पास 2 ऑप्शन होते हैं। वो क्या होते हैं कि या तो वो अपना शासन किसको दे? अपने बेटे को दे दे, या फिर वो अपना शासनकाल किसको दे दे? अपनी बेटी को दे दे। अब इल्तुतमिश का क्या होता है? एक बेटी होती है रजिया सुल्तान और 3 बेटे होते हैं। ठीक है ना, लेकिन उनमें से जो रजिया सुल्तान होती हैं वो सबसे ज्यादा कैपेबल होती, उनमें एक अच्छे शासक के गुण होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पूरे इतिहास में एक मेल डोमिनेंट मेंटेलिटी चल रही थी। भाई मर्दों को ज्यादा प्रधानता दी जाती थी। ठीक है ना, तो अब ऐसे समय पे एक स्त्री को राजा बनाना ये किसी को पसंद नहीं आता है। ठीक है ना, जब रजिया सुल्तान को शासक बनाया जाता है 1236 में, तो इल्तुतमिश के बेटे का ईगो हर्ट हो जाता है। ठीक है ना, अब इल्तुतमिश का एक सेवक रहता है, एक गुलाम रहता है गयासुद्दीन बलवान। गयासुद्दीन बलवान क्या होता है? इल्तुतमिश के लड़के का एज अ सलाहकार होता है। ठीक है ना, वो उसको सलाह देता है कि क्या सही है क्या नहीं। तो गयासुद्दीन बलवान क्या करता है? उसके बेटे को भड़काता है कि भाई शासन आपको मिलना चाहिए था, लेकिन आपकी जगह आपकी बहन को दे दिया गया है। ठीक है, वो उसको इतना भड़काता है कि इल्तुतमिश का बेटा रजिया सुल्तान को 1240 में अपने रास्ते से हटा के खुद शासन बन जाता है। अब जब वो खुद शासक बन जाता है तो आता है कौन? गयासुद्दीन बलवान। गयासुद्दीन बलवान कौन था? इल्तुतमिश का गुलाम था। उसको कहीं ना कहीं मन में ये बात चलती रहती कि भाई गुलाम रूल चल रहा है, गुलाम का गुलाम शासक बन रहा है, तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश के बाद मुझे राजपाट मिलना चाहिए था। तो वो क्या करता है? इल्तुतमिश के बेटे को भी रास्ते से हटा देता है और खुद गद्दी पे बैठ जाता है। तो जो शासनकाल पूरा चलता है कब से? 1211 से लेके 1290 तक। उसमें 1266 से लेके 1287 तक का जो टाइम पीरियड रहता है वो किसका रहता है? गयासुद्दीन बलवान का रहता है, जो शमसुद्दीन इल्तुतमिश का सेवक हुआ करता था। अब गयासुद्दीन बलवान की मृत्यु हो जाती है 1287 में। इसके बाद कुछ और उनके सेवक वगैरह जो है वो शासक बनते हैं, लेकिन वो अपना राजपाट अच्छे से नहीं चला पाते हैं। और फिर यहाँ पे एक नए वंश की स्थापना हो जाती है जिसे हम बोलते हैं खिलजी वंश। ठीक है, खिलजी वंश की स्थापना होती है 1290 में और ये 1320 तक इसमें शासक करते हैं। ठीक है ना, शासनकाल इनका कितना रहता है? 1290 से लेके 1320 तक। तो सबसे पहले जो राजा बनते हैं खिलजी वंश के वो होते हैं जलालुद्दीन खिलजी। इनका शासनकाल रहता है 1290 से 1296 तक का। और इनके शासनकाल में यानी 1293 में क्या होता है
इनका जो बड़े भाई का लड़का रहता है, ठीक है ना, इनका जो भतीजा रहता है अलाउद्दीन खिलजी, वो दक्षिण पर हमला करता है। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा था कि कोई भी राजा जो है वो दक्षिण की तरफ नहीं गए थे। क्यों नहीं गए थे? क्योंकि भारत में आते ही से उनको इतना सब मिल जाता था ऊपर ही, उत्तर पश्चिम साइड में, पूर्व साइड में, इन्हीं इलाकों में इनको इतना धन मिल जाता था कि उनको दक्षिण साइड जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। वो यहीं आते थे, युद्ध करते थे, लूट मचाते थे और चले जाते थे। तो पहली बार जलालुद्दीन खिलजी का जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में उनका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी जो है वो दक्षिण पे हमला करता है। तो करता कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। कब करता है? 1293 में। लेकिन क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड चल रहा था, इसलिए हम उनके टाइम पीरियड में हम ये मानते हैं कि वो कराते हैं। ठीक है, अब जलालुद्दीन खिलजी जो रहते हैं वो बहुत ही सीधे साधे राजा रहते हैं। कोई भी गलती कर देता था तो वो उसको माफ कर देते थे, ज्यादा कुछ सजा नहीं देते थे। ठीक है, गलतियों को इग्नोर करने वाले रहते थे। तो ये बात जो है उनके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो कहते यार कैसा राजा है, मैं कुछ भी गलती कर दूं माफ कर देता है। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करते हैं, 1296 में जलालुद्दीन खिलजी की मार डालते हैं। ठीक है ना, वो क्या कर देते हैं, अपने रास्ते से जलालुद्दीन खिलजी को हटा देते हैं और 1296 में खुद शासक बन जाते हैं। अब अलाउद्दीन खिलजी का जो टाइम पीरियड रहता है वो रहता है 1296 से लेके 1320 तक। ठीक है ना, इसी बीच में क्या होता है, 1303 में उनका एक युद्ध होता है, चित्तौड़ का युद्ध राजपूत से। ठीक है ना, चित्तौड़ का युद्ध क्यों होता है? रानी पद्मावती के लिए। आप लोगों ने भी देखी होगी पद्मावत मूवी। ठीक है, वो यही युद्ध था। तो इसमें होता क्या है, ऐसा कहा जाता है कि रानी पद्मावती जो थी वो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। इतनी ज्यादा सुंदर थी कि जो भी उनको देख ले वो बस देखता ही रह जाता था। तो जब अलाउद्दीन खिलजी की नजर पड़ती है, जब उनको पता चलता है, तो अलाउद्दीन खिलजी उनको अपनी रानी बनाने का फैसला कर लेते हैं और वो राजपूत पे युद्ध कर देते हैं, जिसे हम बोलते हैं चित्तौड़ का युद्ध। लेकिन लास्ट में क्या होता है वो हम सभी को पता है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी को कुछ नहीं मिलता है और उनको हार के जाना पड़ता है। लेकिन कहा जाता है कि रानी पद्मावती को खो देने के गम में अलाउद्दीन खिलजी जो है वो बिल्कुल पागल हो चुके रहते हैं। राजपाट सब छोड़ देते हैं, कुछ शासन उनका सही तरीके से चल रहा नहीं होता है और चलते चलते 1320 में जो खिलजी वंश है उसका समापन हो जाता है। ठीक है ना, खिलजी वंश समाप्त हो जाता है। किसके बाद? अलाउद्दीन खिलजी के बाद। इसके बाद वो शासन आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। अब अलाउद्दीन खिलजी जब शासक रहते हैं तो वो अपने टाइम पे एक काम कराते हैं, एक नया सिस्टम चालू कराते हैं जिसको हम बोलते हैं दाग एंड चेरा। दाग एंड चेरा होता क्या है? दाग का मतलब होता है घोड़ों की रैंकिंग करना, कि भाई कौन सा घोड़ा किस रैंक में है, वो युद्ध करने के लिए सही है, वो घुड़सवारी करने के लिए सही है, या शिकार करने के लिए सही है, या एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए सही है। इस तरीके से वो रैंक देते थे। और दूसरा है चेरा। चेरा का मतलब होता है अपने सिपाहियों की डिटेल रखना। जैसे आज हमारे पास होती है ना, सरकार हमारी डिटेल रखती है। ठीक है, हमारे थंब प्रिंट से लेके आई स्कैन से लेके सारी इंफॉर्मेशन उनके पास होती है। उसी तरीके से अलाउद्दीन खिलजी भी क्या करते थे, अपने सिपाहियों की डिटेल्स अपने पास रखा करते थे। अब अलाउद्दीन खिलजी के जाने के बाद जब खिलजी वंश समाप्त हो जाता है तो वहां पे एक नया वंश की स्थापना होती है जिसे हम बोलते हैं तुगलक वंश। ठीक है, तो तुगलक वंश की स्थापना कैसे होती है, कौन प्रथम राजा होता है, इस सब के बारे में हम अगले वीडियो में बनेंगे। ठीक है, इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें हम इसे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, ताकि और दूसरे लोगों को जिनको इसकी ज़रूरत हो वो इस वीडियो का एडवांटेज ले सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि हम ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।